ये बड़ा गंभीर प्रश्न है और प्रश्न इसलिए खड़ा हो रहा है कि आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए इस हादसे के लिए। हम लगातार इस पर एक पूरा कवरेज पल पल का अपडेट तो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है। इस समय स्थानीय प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने देखा यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो पुलिस से बड़ी नाराजगी जता रहे थे और ऐसा आमतौर पर इन घटनाओं के बाद होता है। लेकिन ये बड़ा सवाल फिर भी बरकरार रहेगा कि इस तरह के हादसों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, खास तौर पर हाथरस में ये जो हादसा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के फुलरई गांव में भगदड़ मचने से बड़ा हादसा हो गया। शांतिपूर्ण चले सत्संग के समापन के बाद अचानक मची भगदड़ की मुख्य वजह भी सामने आ गई है। हादसे में 120 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और जो कारण अभी समझ में आए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो मौत की वजह की या इस भगदड़ की वजह जो सामने आ रही है, पहला ये कि जो यहाँ पर सत्संग कर रहे थे उनके निकलने के बाद में भीड़ उनके पीछे गई, क्योंकि उनको बड़ा पसंद करते हैं। जैसा कि हमने स्थानीय कई पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने ये जो बाबा हैं, भोले बाबा, इनके बारे में कई जानकारियाँ दी। अब यहाँ पर लोगों की नाराज़गी उनके प्रति भी देखने को मिली। लेकिन ये विचलित करने वाली तस्वीरें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरह की कई तस्वीरें एक के बाद एक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन तस्वीरों से ये स्पष्ट हो गया कि हादसा बहुत बड़ा है। लेकिन हादसा कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अभी तक 120 लोग इसमें मारे गए हैं। हालांकि आंकड़ा अभी भी पुष्ट होना है, ये आशंका है कि आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब पूरा मामला क्या है समझ लीजिए। सिकंदराराव के गांव फुलरई में सत्संग था और समापन जब सत्संग का हुआ, यहाँ पर कथा होती है। कथा के समापन के बाद में कथावाचक नारायण साकार हरि का काफिला यहाँ से निकल रहा था। श्रद्धालु भी अपने घर के लिए निकल रहे थे और इस दौरान यहाँ पर भगदड़ हुई। बाबा के काफिले को निकालने के लिए भीड़ को रोका गया था पहले, और इसीलिए भीड़ की तादाद बढ़ गई थी। यहाँ पर भीड़ रोकने के दौरान यहाँ भगदड़ मच गई। हाँ, क्योंकि कई लोग अंदर ही फंसे हुए थे और काफ़ी उमस थी, काफ़ी गर्मी थी। हाथरस के सिकंदराराव में फिर ये जो हादसा हुआ है उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि यहाँ पर कई वॉलंटियर्स भी होते हैं, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी होता है। और मेरे सहयोगी अनुज आपको ज्यादा जानकारी देंगे। अनुज, ये बड़ा गंभीर मामला है, इस पर मैंने कई अभी स्थानीय पत्रकारों से भी बातचीत करी और उनका भी ये कहना था कि पुलिस प्रशासन तो होता है, पुलिस की तादाद कितनी है, दूसरा यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट क्या था और किस तरीके से गड़बड़ा है, ये बड़ा सवाल था। और जो जानकारी मिल रही है, जो जानकारी हमने दी दर्शकों को अभी, उसके मुताबिक काफिला निकल रहा था इनका बाबा का और इस समय पर लोगों को रोका गया। भीड़ बढ़ गई, गर्मी ज्यादा थी, इसलिए लोगों में बाहर निकलने की होड़ मची और भगदड़ मच गई। ऑफिशियली औपचारिक तौर पर क्या रिपोर्ट अभी तक आई है? बिल्कुल प्रवीण, जिस तरह हादसा की घटना हुई है, बड़ा दुखद घटना, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति ने भी बड़ा दुख व्यक्त किया है। और उसको अभी फिलहाल जो अपडेट निकल के आए कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे हाथरस, जो घटनास्थल का जायजा लेंगे और वहां पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट डीजीपी को सौंपनी है। उसके बाद जो पीड़ित है उन परिजनों से मुलाकात भी की जाएगी। अब कुल मिला के देखा जाए, बाबा के बारे में बताया गया है कि बाबा का बैकग्राउंड क्या है। बाबा 3 सूट पहनता है, सफेद रंग के कपड़े पहनता है, हमेशा सफेद रंग के कमीज में रहता है। उसके साथ खुद की प्राइवेट आर्मी है। आर्मी में बताया जाता है कि सेवादार जो है उसकी खुद की कॉन्वॉय रहती है। तो यानी जो ये सत्संग था, सत्संग के बाद अब उसका आगरा का मूवमेंट था, तो इसलिए इसके पहले खुद की प्राइवेट आर्मी यानी सेवादार थे, उसके तैनात थे। पर उसमें मिसमैनेजमेंट क्राउड का हो गया, क्योंकि हालांकि प्रशासन को बताया गया था पर प्रशासन ने उतना भीड़ का अंदाजा नहीं लगा जिस हिसाब से भीड़ अब आप पहुंची। और जो आप अपडेट दे रहे हैं कि जो काफिला था वो बाबा का निकला, उसके पीछे उसके भक्त पैर छूने के लिए या आशीर्वाद लेने के लिए जहां पर भीड़ ने धक्का धुक्की हुई और उस तरह की बड़ी घटना होगी। हालांकि इसको लेकर पूरी योगी आदित्यनाथ की मॉनिटरिंग है। और एक बात की जाए तो एनडीआरएफ की टीम भी वहां पे तैनात कर दी गई, अलग से जिला प्रशासन में डॉक्टरों की टीम तैनात की गई, बेड की अलग व्यवस्था की गई। यानी पूरी तरह से मतलब जो वहां पे उपचार की व्यवस्था है वो पूरी तरह से मतलब योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उपचार में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। हर पीड़ित को लेकर एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, जिससे कि आम लोगों को जो भी समस्या वो उस पर कॉल कर सकता है। तो यानी अब इस वक्त ये अपडेट है कि कल योगी आदित्यनाथ कल वहां पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे और पीड़ितों से बात करेंगे। पर यह घटना बहुत बड़ी घटना है, 120 लोगों की बताई जा रही कि मौत है और आंकड़ा और धीरे धीरे ये बढ़ सकता है। और ये पोस्टमार्टम हाउस के बाद भी जो पीड़ित हैं वो लोग भी वहां पे मौजूद हैं। तो यानी अब कुल मिलाकर जो हृदय विदारक घटना है उसको लेकर सत्ता पक्ष क्या विपक्ष क्या सभी जो है मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं। पर इसके बाबा के बारे में बताया जाता है कि जब इसकी सत्संग होता है तो वहां पे तमाम राजनीतिक पार्टियों की भी मंच साझा करते हैं। अब ऐसे सोर्सेज बता रहे हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी उनके मंच पर जाया करते हैं, मिला करते हैं। पर इनका जो इतिहास है, 18 साल की नौकरी के बाद वीआरएस लिया, वीआरएस के बाद वो बाबा बन गए। हाँ अनुज, ये जानकारी हमने दी, हमने स्थानीय पत्रकारों से, खासतौर पर कासगंज के पत्रकारों से भी बात की और उन्होंने कई जमीनी जानकारियां हमको दी हैं।
इस समय एक खास मेहमान प्रोफेसर अनिल गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे इस मुद्दे पर इसलिए भी बातचीत महत्वपूर्ण है, वो पॉलिसी प्लानिंग NIDM HOD हैं। तो सर, मैं साथ ही साथ प्रोफेसर गुप्ता जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक इतिहास भी दिखा रहे हैं कि भगदड़ का भयावह इतिहास क्या रहा है, क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। क्या उनके अनुयायी हैं भोले बाबा की? बिल्कुल नहीं। कौन है आप? एक आम आदमी आप जैसे हैं हम। स्थानीय लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आती रहेंगी, बीच बीच में हम आपको सुनवाते रहेंगे, कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता, ये जो आस्था का, जैसा मैंने कहा, हम आस्था का देश हैं, लोगों का कुंभ में जाना हो, मंदिरों में हम देखते हैं कई बार भगदड़ की घटना होती है, और अभी ये वाली घटना सचमुच में दहला देने वाली घटना है। जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, विचलित करने वाली हैं। कहाँ चूक होती है? क्योंकि और भी देशों में हो सकता है कि भीड़ हो, पर भारत में ऐसे कच्चे पंडाल बनाना, कच्चे मैदानों में इस तरह के पंडाल बनाना, और फिर वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था या किस तरह की निकासी होगी लोगों की, इसका उचित समाधान भी नहीं होता है। जिम्मेदार कौन? मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन आप भगदड़ का भयावह इतिहास भी देख रहे हैं, चाहे वैष्णो देवी का मंदिर हो, प्रयागराज की घटना, और कुंभ में तो 800 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ये पुरानी घटना है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह की घटनाएं होती रही हों। नैना देवी मंदिर में 146 लोग मरे थे, चामुंडा देवी मंदिर जोधपुर में 2008 में 250 लोग मरे थे, और ये कृपालू महाराज का पता, ये उत्तर प्रदेश की घटना थी, यहाँ 63 लोगों की मौत हुई थी। सबरीमाला का मामला आप सभी को पता है, 109 यहाँ मरने वालों का आंकड़ा था। दतिया में इस तरह की घटना 2013 में हुई थी, 113 लोग मरे थे उसमें। और प्रयागराज कुंभ में 2013 में भी भगदड़ हुई थी। साथ ही साथ करुप्पा स्वामी मंदिर तमिलनाडु में ऐसी भगदड़ हो चुकी है। हमारी मांग ये है कि देखिए, जैसे कि अभी यहाँ पे 70% लोग मरा है ना, उसमें इसके हॉस्पिटल के खिलाफ FIR होनी चाहिए। DM साहब के नाम FIR होनी चाहिए, पहले नंबर तो। दूसरे नंबर, और दूसरे नंबर स्टाफ के नाम FIR। जो लगातार लोग भी हमें इस बात का अवगत करा रहे हैं कि बाबा के खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल जो भी है होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, भोले बाबा के खिलाफ होनी चाहिए। ये आपको प्रतिक्रियाएं हमने पहले भी सुनवाई हैं, लगातार और नई प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। इसमें लोगों में गुस्सा है, स्थानीय प्रशासन के प्रति गुस्सा है। इन लोगों ने कलेक्टर से भी बात की है। हालांकि ये जिस तरह की घटना है, उसके बाद स्थानीय प्रशासन को भी क्या सूझ रहा होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, मंत्रियों को भेजा गया है, और इसकी जल्द से जल्द जांच पड़ताल पूरी करने की बात कही जा रही है। जो पहले जानकारी आई है उसमें यह है कि लोगों को रोका गया क्योंकि बाबा के काफिले को निकलना था। इस दौरान लोगों की भीड़ वहां पर रुकी रही, गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोगों में बाहर निकलने की होड़ मची, और उसके बाद ये भगदड़ हो गई। भगदड़ का एक भयावह इतिहास रहा है, और इस इतिहास को आपके सामने रख रहे हैं। अनुज भी मेरे सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ इसको बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें तुरंत उन्होंने अपने मंत्रियों को भेजा है, यहाँ पर हाई लेवल कमेटी बनाई है, जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच करके जानकारी देने के लिए कहा है। औपचारिक तौर पर क्या क्या जानकारियां आ पाई हैं? अनुज, कुछ आपकी बात हुई होगी, यहाँ पर भी आंकड़ों को लेकर भी अलग अलग तरीके के आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि जो एक आंकड़ा हाथरस DGP की तरफ से आया, उसी को हम अभी तक एक बड़े आंकड़े के तौर पर देख रहे हैं। 120 उन्होंने आंकड़ा बताया था, हालांकि ये बढ़ सकता है। दूसरा, कारणों को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई बात हुई है आपकी किसी डिपार्टमेंट में? फिलहाल जो सोर्सेज की खबर है कि पूरी जांच की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, और जो भी जो रिपोर्ट होगी 24 घंटे के अंदर। बाबा के काफिले को निकालने के लिए भीड़ को रोका गया था, ये कारण है। देखिए, ये महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि अभी तक कई आशंकाएं आ रही थी। चश्मदीदों के हवाले से जितनी बातें सामने आई, उसमें कई कहानियां सामने आ रही थी, लेकिन ये बड़ा गंभीर मसला है। और बाबा के सत्संग के विषय में जो जानकारी मिली, उसमें उनके अपने वॉलंटियर होते हैं, अपनी एक आर्मी भी है, जैसा अनुज अभी जानकारी दे रहे थे। यानी कई सारे युवा जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं वॉलंटियर के तौर पर। ये खुद पुलिस में रहे हैं, पहले SI के पद से 17 साल पहले इन्होंने सेवानिवृत्ति ली, पद छोड़ा, और उसके बाद में प्रवचन सत्संग करने लगे थे। देखते ही देखते इनकी स्थानीय क्षेत्रों में लोकप्रियता बढ़ी, आसपास के क्षेत्रों के कई लोग इनके साथ आए। और हाथरस के सांसद हैं अनूप प्रधान वाल्मीकि, हमारी सहयोगी कोमल शर्मा ने उनसे खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। एक बड़ी घटना हुई, और इस वक्त हमारे साथ हाथरस से सांसद अनूप वाल्मीकि जी। अनूप जी, जिस तरीके की ये घटना हुई, बड़ी दुखद घटना है। देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुखद घटना है। मैं भी अभी पार्लियामेंट से आ रहा हूँ, पार्लियामेंट में था, तो वहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने उसमें दुख व्यक्त किया, तो तब मेरी जानकारी में आया। तो मेरी अभी वहाँ के DM
वहाँ के एसएसपी और हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उनसे मेरी वार्ता हुई है। काफ़ी लोगों की उसमें जो श्रद्धालु थे उनकी दर्दनाक उसमें मृत्यु बताई गई और काफ़ी लोग बड़ी संख्या में उसमें घायल भी हुए हैं। तो निश्चित ही मेरी बात हुई है कि जो घायल हैं उनका हमारे पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ का जो हॉस्पिटल है एएमयू और वहाँ का जो जिला अस्पताल है उनमें उनका इलाज चल रहा है और स्थानीय स्तर पे भी जो राहत और बचाव के काम जो लगातार वो लोग कर रहे हैं। इसी के साथ ये सामने आया है कि जिस दरवाजे से भीड़ ने निकलने की कोशिश की वो भीड़ के मुताबिक नहीं था, बहुत ही छोटा था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिन लोगों ने सत्संग करवाया या ऑर्गेनाइज करवाया उनकी कहीं कमी थी, इसके लिए जांच के लिए कोई खास कमेटी। देखिए निश्चित ही ये सब मैडम जांच के विषय, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि दरवाजा कितना बड़ा था, कितना छोटा था, क्या था, लेकिन जिस तरह की भीड़ थी निश्चित ही उस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरे भी वहाँ के डीएम से भी बात हुई है। ये सब जांच के विषय में एक हायर कमेटी उसमें बना दी गई है, वहाँ की कमिश्नर और एडीजी जोन की एक संयुक्त टीम बना दी गई है। इसकी जल्दी से जांच करके निश्चित इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि इस तरह की घटना, मैं चाहूंगा कि इस तरह की घटना दोबारा भविष्य में ना हो, ऐसा भी मेरा मानना है। हाथरस से सांसद अनूप वाल्मीकि हमारे साथ थे और बता रहे थे कि इसकी जो घटना हाथरस में हुई है वो बहुत दुखद है, लेकिन अब उसके लिए पूरी जांच होगी और निश्चित कार्रवाई होगी। उसके लिए एक जांच कमेटी भी बना दी गई है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन रमेश राय के साथ कोमल शर्मा। ये उनकी सिक्योरिटी गार्ड की जो पुलिस वाले बनते हैं। ये उनकी सिक्योरिटी थी, जैसे कि कमांडो। ये क्या छोड़ के भाग गए? जब दबे यहाँ पे उनको अपने कपड़े का भी पता नहीं है कहाँ रहे हैं। तो ये उनकी नेम प्लेट है? हाँ वैसे उन्हीं की है। ये किस तरह की किसकी नेम प्लेट है? ये जो आते हैं जो उनकी पुलिस खुद की बनाए रखी है, कमांडो हैं, पुलिस है। हाँ जी, बाबा जी के कमांडो हैं ये? बाबा जी के हैं और किसके हैं? तो ये गिर गए थे क्या? यहाँ दब के गिर रहे हैं, उनके कपड़े भी नहीं पता पड़े कहाँ हैं। तो ये क्या है? गायब भी बताए जा रहे हैं। कुछ नहीं, काफी बहुत है घायल। मेरे सामने भी यहाँ डाल के ले जा रहे थे उठा के। कुछ लोग गायब भी हो गए? घायल बहुत हैं। पता नहीं है सर। देखिए ये एक बड़ी गंभीर बात है जो बता रहे हैं, बैचेस दिखा रहे हैं। ये इन बाबा की अपनी आर्मी या अपने वॉलंटियर्स हैं जिनको यहाँ पर पट्टियाँ दी जाती हैं, बाकायदा बैजेस दिए जाते हैं, जैसे पुलिस की वर्दी होती है। इस तरीके से कई वॉलंटियर्स यहाँ पर खड़े किए जाते हैं और ये एक बड़ा गंभीर मामला सामने आ रहा है कि इस भीड़ को मैनेज करने का काम ये इन वॉलंटियर्स का था और ये बाबा के साथ लंबे समय से रहती है। क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता नागपुर से आए हैं। सिकंदर राव से आगे हुआ था, 4-5 किलोमीटर आगे सत्संग साकार विसरी का। अब जो तो पता नहीं क्या हुआ, मैं तो भाई भीड़ में तो निकल आए हैं, पता नहीं साकार विसरी चले गए, फिर पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर। आपको ये पता है भगदड़ मची वहाँ कई लोग? नहीं मुझे नहीं पता है, हम तो भाई निकल आए हैं। हम तो जब बस में निकल आए गए तब पता। सुनीता। अच्छा कैसे बताइए आप? पता नहीं। आप कहाँ से आई हैं? 7 में से। कौन से साथ? नारायण हरी के 7 में से। कैसे घटना हुई थी वहाँ पर? हादसा कैसे हुआ था? मतलब हादसा की हमें नहीं पता है, हम तो मतलब वहाँ से निकल के बाहर आ गए, फिर उनकी गाड़ी लेकर गई है, सही हम बाहर लेकर आए हैं। नहीं हमको नहीं पता है जी, बाद में हुआ हादसा। गाड़ी पे आए। तो ये लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं आपके सामने रखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है वो ये है कि इनकी अपनी एक आर्मी है। हालांकि ये जांच पड़ताल का विषय है, देखिए पूरी जांच होगी उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन अभी संदेह के दायरे से कोई भी बाहर नहीं रहेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों का बड़ा गुस्सा अब देखने को मिल रहा है। वो ये बाबा की कथा, इनकी जो आर्मी है, कथित तौर पर एक आर्मी के विषय में जो लोग बात कर रहे हैं उसको लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, आरजेडी की तरफ से माफ़ कीजिएगा, मनोज झा ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्राउड मैनेजमेंट में हम फेल हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मनोज झा ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुनिए। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। हम लोग में थे, सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में
इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम कुछ सीखते नहीं। हमारी प्रशासन का जो एक एसओपी होना चाहिए क्राउड मैनेजमेंट का, क्राउड इकट्ठा कर लेना सबसे आसान काम होता है। क्राउड मैनेजमेंट के अभाव में आज क्या हुआ, कितने घरों के चिराग गए होंगे, कोई अकाउंटेबल होगा? क्या करेंगे आप? छोटे अधिकारी किसी को सस्पेंड कर देंगे? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत आस्था का देश है और जितनी घटनाएं आप जो एक इतिहास देखते हैं भगदड़ का, कोई नया इतिहास नहीं है। 800 लोग भी मारे गए हैं एक समय पर इसी तरह की भगदड़ में। कई जगहों पर, कई मंदिरों में ऐसी भगदड़ हुई है। कुंभ जैसे आयोजनों के दौरान ये भगदड़ हुई है। क्राउड मैनेजमेंट करना, स्टैम्पिड की स्थिति ना बने के लिए पहले से इंतजामात करना, ये उतना ही ज़रूरी होता है जैसे फायर एग्जिट की कभी बात होती है या सुरक्षा के मानदंडों की बात होती है। जब इस तरह के आयोजन किए जाते हैं तो उसके लिए इन मानदंडों पर विचार किया भी जाता है, बाकायदा परमिशन ली जाती है, लोगों की तादाद के विषय में बताया जाता है। हालांकि इस तरह के आयोजनों में ठीक जानकारी दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, आप जो भीड़ की तस्वीरें हैं, इससे अंदाज़ा आप लगाइए कि ये उसी क्षेत्र की, उसी जगह की तस्वीरें हैं। ये लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा थे और ये उसी क्षेत्र में कुछ आसपास आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। और जब इस तरह की भीड़ जुटती है तो साथ ही साथ में एक और बड़ी बात है कि इसमें से कई लोग तो बड़ी तादाद में बाहर थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो एक ऐसी जगह पर थे जो बंद थी या पंडाल का हिस्सा थी और यहाँ पर वॉलंटियर्स थे, क्योंकि बाबा यहाँ से निकल रहे थे। बाबा की बड़ी लोकप्रियता है, लोग उनको छूना चाहते हैं, पास में जाना चाहते हैं। इसीलिए उनके जो वॉलंटियर या उनकी जो पर्सनल आर्मी है उसने लोगों को, क्राउड को एक जगह पर रोका। दरवाज़ा छोटा था और इसीलिए वो बाहर नहीं आया। ये भी कई लोगों ने बताया, यहाँ पर कई लोगों की जानकारी आ रही है। औपचारिक तौर पर जांच के बाद इसकी और पुष्टि हो पाएगी कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एक तरीके से इसमें हाथरस का हत्यारा कौन, ये सवाल खड़ा करना गलत भी नहीं है। कई मासूमों के, आप देखिए, कई परिवार उजड़ गए, कई बच्चियों ने अपनी माँ को खोया, तो कई ऐसे पति भी दिखाई दिए जो पत्नियों के शव के लिए इंतज़ार कर रहे थे और मॉर्चुरी के बाहर बैठे हुए थे। उनसे भी भारत एक्सप्रेस के संवाददाताओं ने जब बात करी तो ये समझ में आया कि किस तरह की चुनौती आ रही है, क्योंकि किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कोई औपचारिक तौर पर उनको जानकर। हालांकि अब धीरे धीरे, क्योंकि इसमें खुद मुख्यमंत्री एक्शन में आए, उसके बाद बड़े अधिकारियों को भेजा, तो धीरे धीरे इस हालात को काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हाथरस, एटा, ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था, खासतौर पर इस तरह की कोई घटना हो जाए तो उसके बाद ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मुस्तैदी से टीम्स को भेजना और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करना बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिनके परिजन खो गए थे, यानी ऐसे भी हैं कि उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही, ना वो स्टैम्पिड में मारे गए हैं, इसके बावजूद अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे थे। एक महिला थी जिसने अपनी बच्ची को खो दिया था, जो बोल नहीं पाती है। बड़ी मार्मिक कहानी उनकी भी सुनाई दे रही थी। अब कुछ तस्वीरें हमें ये देखिए आप, ये है तस्वीरें सत्संग के भीतर की। ये तस्वीरें सत्संग के भीतर की हैं जो कई श्रद्धालु मोबाइल के जरिए और अन्य माध्यमों से बनाते हैं। अब ये तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। सुनिए आप क्या चल रहा था, ये सत्संग का पूरी तस्वीर है। सदा के लिए जय जयकार हो, जगत जननी सदा के लिए जय जयकार हो। इन तस्वीरों में देखिए आपको कुछ वॉलंटियर्स भी दिखाई देंगे जो वर्दी पहने हुए हैं, आप सफ़ेद कैप में भी दिखाई देंगे। आपको कई ऐसे लोग जो हैं जो पुलिस नुमा वर्दी में भी दिखाई देंगे, थोड़ी मिलती जुलती वर्दी में दिखाई देंगे और बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं। आप इन लोगों की संख्या से अंदाज़ा लगाएं, इनकी लोकप्रियता है। इन बाबा के बारे में जब कासगंज के पत्रकार हमें जानकारी दे रहे थे, स्थानीय लोग, तो उन्होंने बताया कि पिछले 16-17 सालों में ये 16-17 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर जब सत्संग करने आए तो धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ी और यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें बड़ा पसंद करते हैं। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त सत्संग के भीतर की। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे थे।
ये उससे पहले की तस्वीर है। अब देखिए पूरे मामले को समझिए, ये बाद की तस्वीर है और पहले की तस्वीरों में एक बड़ा फर्क ये है कि यहाँ पर जो बाबा कथा सुनाते हैं, उन्होंने अपनी कथा खत्म की। कथा खत्म करने के बाद उनका काफिला निकलने वाला था, उनकी तरफ लोग दौड़ते हैं, उनको रोकने के लिए यहाँ पर वॉलंटियर खड़े होते हैं। उमस का और गर्मी का आलम बहुत बुरा था यहाँ पर, कई लोग यहाँ पर घुटन महसूस करने लगे और उसके बाद में निकलने की एक होड़ हुई और यहाँ पर फिर भगदड़ का माहौल हो गया। इसी भगदड़ की चपेट में आके 100 से ज़्यादा लोग, अभी तो 120 का आंकड़ा है, ये संख्या बढ़ सकती है। और आप देखिए कि किस तरह का ये क्षेत्र है, यहाँ पर किसी के निकलने की जगह दिखाई नहीं पड़ रही है, लोग बिल्कुल फंसे हुए हैं और एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 1 लाख के आसपास लोग हो सकते। हालांकि अलग अलग आंकड़े, अभी तक कोई पुष्ट आंकड़ा नहीं आया, कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख भी आंकड़ा बताता है। लेकिन जब इतनी बड़ी भीड़ होती है तो इस क्राउड को देखकर इसकी गिनती का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। मानदंडों की, जिन मानदंडों की हम बात कर रहे थे कि ऐसे कार्यक्रमों में क्या मानदंड होने चाहिए, तो उसमें संख्या भी बताई जाती है और अगर संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें स्थानीय प्रशासन इसकी फिजिबिलिटी को बताता है। सबसे बड़ा सवाल अब यही खड़ा है कि हाथरस का हत्यारा कौन। सवाल इसलिए खड़ा होता है, क्राउड मैनेजमेंट आखिर किसकी जिम्मेदारी और किसकी गलती। इस तरह के सत्संग या इस तरह के जो बड़े कार्यक्रम है, ऐसा नहीं, देश में कई जगहों पर होते हैं, इन कार्यक्रमों को करते हुए जो मानदंड है उनका कितना ध्यान रखा जाता है। और अगर इन बाबा के कार्यक्रमों की बात करें तो ये भी नहीं है कि कोई पहली बार उनका कार्यक्रम हो रहा था, पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से उनके इस तरह के कई सत्संग हो रहे हैं। स्थानीय पत्रकारों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया खासे लोकप्रिय हैं, इसी तरह की भीड़ लगती है। कासगंज में कार्यक्रम हो, हाथरस में कार्यक्रम हो, एटा में हो, इनके कार्यक्रम कानपुर में भी होते हैं, वहाँ पर भी लोग इकट्ठा होते हैं। हाँ, एक जो चीज़ अब समझ में आ रही है, एक तो मौसम, इस समय पर जिस तरह की गर्मी पड़ रही है। और देखिए ये आपको कुछ लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस के पास आती जा रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए क्यों लोग कह रहे थे कि 100 मर गए, 200 मर गए। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि जब इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को या मृतकों को देखते हैं तो उसके बाद में संख्या का अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल होता है। फिलहाल ये आंकड़ा 120 के आसपास बताया जा रहा है, लेकिन आशंका है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। अब क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से भी सरकार पर सवाल उठाए गए। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार क्या कर रही थी, सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, इस पर राजनीति होगी। आने वाले दिनों में काफ़ी गरमाएगी भी राजनीति, क्योंकि आज का ये मामला है तो शोक संवेदनाएं फिलहाल ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं। इस बीच ये तस्वीरें भी आई जो सत्संग के दौरान की तस्वीरें हैं और इसमें वो वॉलंटियर्स देख रहे हैं मैं जिनका जिक्र कर रहा था, वर्दी पहने हुए। ये लोग क्राउड को मैनेज करने का काम यहाँ पर करते हैं। पुलिस बल कितना यहाँ पर होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बाहर कितना पुलिस बल तैनात था, इसकी भी जांच पड़ताल होनी बहुत ज़रूरी है। डीजीपी आज हाथरस में ही रुकेंगे, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करके रिपोर्ट लेंगे। और अनिल गुप्ता जी से, प्रोफेसर अनिल गुप्ता से हम लगातार संपर्क करने का कोशिश कर रहे थे, वो मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा, क्राउड मैनेजमेंट तक बात आई है यहाँ पर और भारत आस्था का देश है, मंदिरों में भी इस तरह की घटनाएं होती रही। आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं के लिए कौन जिम्मेदार और क्या कदम उठाएं? देखिए, ये प्राइमरी जिम्मेदारी जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, आप देखेंगे तो इसका एक इतिहास बन गया है। इस तरह की घटनाएं दतिया की हैं और मंदिर की हैं, साउथ में भी देखें तो ये घटनाएं इस तरह से होती रही हैं और घटनाओं से जो सीख मिली है उसको लेकर के इसका एक मॉड्यूल भी बनाया गया है, इस पे एक पैकेज बनाया गया है कि इसकी कैसे तैयारी होनी चाहिए। लेकिन उस पैकेज का इस्तेमाल होना और उसका सही इस्तेमाल करना, जो इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करता है, प्राइमरी जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन इस आयोजन में इस तरह की व्यवस्था की जाए, उसमें आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की जाए, इसको इंश्योर करना कि ये किया गया है कि नहीं किया गया है, जो उनको अनुमति देता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसमें कई लेवल के लोग हैं जिनकी या प्रशासन की। प्रोफेसर गुप्ता, मैं एक और क्योंकि जब आप बोल रहे हैं उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसी सत्संग की तस्वीरें दिखा रहा हूं जब सत्संग चल रहा था। इन हालांकि मैंने कई चुनावी रैलियों को देखा है, ऐसे सत्संगों को भी कवर करने का अवसर मिला और ये इस तरह से क्राउड जो होता है वो बहुत आपस में, चुनावी रैलियों में भी हम देख रहे थे इसी तरह से लोग आते हैं। लेकिन ये जो क्राउड है इसको, ये जब निकलने की जद्दोजहद होती है और बच्चों को, महिलाओं को लेकर ज्यादातर इस तरह के धार्मिक आयोजन में लोग पहुंचते, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत होनी चाहिए।
नहीं, देखिए ऐसा है कि पहली चीज, इस तरह के कोई भी कार्यक्रमों में प्रायर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कितने लोगों की कैपेसिटी है उतने लोग आए, कितने उम्र के होने चाहिए, किस तरह के लोग होने चाहिए, और क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका शिक्षा का स्तर और जानकारी का स्तर भी बहुत अलग अलग होता है, तो ये सारी जिम्मेदारी उस संस्थान की होती है या उस एस्टेब्लिशमेंट की होती है जो ये आयोजन करता है। ये नियम के हिसाब से भी उसकी जिम्मेदारी है। अब ये वो कर रहा है नहीं कर रहा है, ये जिसने भी परमिशन दी है उसकी भी जिम्मेदारी होती है। और आप देखेंगे कि बड़े आयोजन, कुंभ का आयोजन होता है, नासिक में आयोजन होता है, आप देखेंगे वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, और हमारे पास अच्छे एग्जाम्पल भी हैं कि जहां पर हम इस तरह की व्यवस्थाएं कर पाए हैं जहां लाखों लोग आते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं जहां पर इस तरह के नुकसान हो रहे हैं, और ये सैकड़ों लोगों की जाना ये बहुत बड़ी दुखद बात है, और बहुत बड़ा फेल्योर भी बताता है कि हमारे पास जानकारी होने के बावजूद, हमारे पास मॉड्यूल्स होने के बावजूद भी हम लोगों का उस तरह की योजना नहीं बना पा रहे और उस तरह का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे। और ये बाद में व्यवस्था करना तो दूसरी बात है। देखिए कि अब जो लोगों की जान चली गई उनको हम सहयोग करें, या जिनका जो घायल है उनका इलाज करें, वो तो करना है, ये तो रिलीफ एंड रिस्पॉन्स की बात है। लेकिन इस तरह की घटना ना हो, और ये मानव जनित घटना है, ये कोई प्राकृतिक घटना तो है नहीं कि इस पे हम किसी प्रकृति को या दैवी घटना मान करके उस पे दोष दें। ये पूरी तरीके से मानव जनित घटना है जिसकी जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए, और जब तक जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे, उस चीज को समझेंगे नहीं, उस तरह की तत्परता नहीं होगी और उस तरह की व्यवस्था नहीं होगी। प्रोफेसर गुप्ता, आप एकेडमिशियन हैं, आप एकेडमिक्स को समझते हैं। धर्म आस्था जो है वो सबका विषय होता है, अलग अलग मान्यताएं होती है, उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं की जा सकती। लेकिन मुझसे भी कई लोग अभी सवाल पूछते रहे, हमारे स्टूडियो में कई सहयोगी पूछ रहे हैं जो विचलित हुए कि भाई ये इतनी बड़ी तादाद में लोग जाते क्यों हैं, इन लोगों को क्या होता है। तो मुझे भी लगता है कि ये तो खैर आस्था का विषय है। कई लोग सोचते हैं कि कुछ चमत्कार होंगे, उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद के साथ में जाते हैं। तो ये भारत में एक जो मंदिरों को लेकर या किसी भी इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम को लेकर क्रेज होता है, इसको ये बरकरार भी रहे, लेकिन इसके लिए क्या व्यवस्थाएं हों, किस तरीके से नए मानदंड बनाए जाने चाहिए जिसका स्ट्रिक्टली पालन हो। देखिए, जो आपदा प्रबंधन का तरीका है उसके अंदर इस विषय को बहुत अच्छे से शामिल करना चाहिए, और एक जन जागरूकता जरूरी है। इसके लिए बहुत ज्यादा जन जागरूकता जरूरी है कि आप जो पाने जा रहे हैं, अगर वही सब कुछ गंवा दे रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ पाने आए थे, और जिस तरीके मैं प्रोफेसर गुप्ता आपको एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो सुनवा देते हैं। फिलहाल टोटल बॉडी जो है वो टोटल 15 है। कि अलग अलग जगहों पर जो मृतक हैं और उनके शरीर पहुंचे, ये मैं आपको बता दूं कि जो आप कभी 15 सुन रहे हैं, कभी 27 सुन रहे हैं, तो आगरा, हाथरस, एटा, ऐसे तमाम जगहों पर शवों को भेजा गया है। उनको आइडेंटिफाई करना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। प्रोफेसर गुप्ता, आप अपनी बात को पूरा करें। जी, इसके लिए मेरा यही है कि इस तरह के कोई भी आयोजन है उसके लिए एक नियमावली बननी चाहिए कि आपको आपदा प्रबंधन की ये व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और ये जो मॉड्यूल बना है उसके बेस पे ये इंश्योर होना चाहिए। उसके अगर वो नहीं किया जाता है तो इस तरह के कार्यक्रम की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको नियमों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी ये जाकर के इस तरह की चीजें होंगी। इस तरह के आयोजन होते रहते हैं, किसी भी धर्म से संबंधित हो सकते हैं, चुनाव से संबंधित हो सकते हैं, सामाजिक कार्यक्रम हो सकते हैं, स्कूल के कार्यक्रम हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं भी होती रहती हैं। तो इस तरह की कोई भी घटना के बारे में जो क्राउड मैनेजमेंट का क्या तरीका है, आपके कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की व्यवस्था है, और अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो आपकी क्या आपात तैयारी है, इसकी व्यवस्था के बिना उसको सर्टिफाई किए इस तरह की परमिशंस नहीं दी जानी चाहिए। जब तक हम इन बातों में कोई कठोर नहीं होंगे, इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। अभी एग्जिस्टिंग भी तो कुछ नॉर्म्स होंगे ही, इसको लेकर कुछ ना कुछ तो बनाए गए होंगे नियम। जी, नॉर्म्स बने हुए हैं, लेकिन इनके अनुपालन की जरूरत है, और इसके लिए अनुपालन के लिए प्रशिक्षण और करना होगा, क्योंकि जो लोकल लेवल पे, छोटे स्तर पे अधिकारियों को अभी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बड़े जैसा कि मैंने बताया कि जब कुंभ में होता है और जब उज्जैन में होता है, वहां पे जब बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं, बड़े अधिकारी और बड़े विशेषज्ञ इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे तैयारी होती है, रिहर्सल होता है, और वहां पे लोगों को ये नियमों की जानकारी होती है। लेकिन ये छोटी जगह इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, ये थोड़े से ऑर्गेनाइज एंड पार्टली अनऑर्गेनाइज दोनों हैं। तो इस तरह की जगहों तक हमको ये जानकारी लेके जानी होगी, नहीं तो ये घटनाएं ऐसी दुखद स्थितियां बनती रहेंगी। आप इसमें जिम्मेदार, यानी दोनों आयोजकों को और स्थानीय प्रशासन दोनों को जिम्मेदार मानते हैं आप? मैं दोनों को मानता हूं, और इसके साथ हमारी जो जनता है, सामान्य जनता है।
देखिए, खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी भी होती है। ये जागरूकता वहां तक लेके जानी होगी कि आपकी भी जिम्मेदारी है। आप इंश्योर नहीं जब तक कर लें कि वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, इन कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। आस्था अपना है और आस्था के लिए और भी तरीके हैं। तो ये जागरूकता पहुंचाना, ये सबको मिलके करना होगा। जी, तो प्रोफेसर गुप्ता, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। मेरे सहयोगी अनुज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जेपी भी लगातार जुड़े हैं, तो दोनों के पास चलते हैं। जेपी के पास पहले चलते हैं, मौके पर मौजूद हैं, कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स उनके पास होंगे। जेपी, क्या अभी जानकारियां हैं, किस जगह पर आप मौजूद हैं और किस तरीके से आप आगे राहत और बचाव का कार्य बढ़ रहा है? तो जी, मैं भारत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म पर अपने लाखों दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं और इस समय जो आगरा का एसएम मेडिकल कॉलेज है उसके इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बाहर ही खड़ा हूँ और वहां से पूरी ग्राउंड जीरो से मैं अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा हूँ। यहाँ पर अभी तक जो सूचना आ रही है, जिसकी पुष्टि हुई है, एक जो महिला थी, जो मृतक, उस सत्संग में जो उसकी मौत हो गई है, वो उसकी बॉडी यहाँ पर आई है और 1-2 लोग जो घायल हैं उनकी यहाँ पर पुष्टि हुई है, वो भर्ती हुए हैं और वो अंदर जाके शिफ्ट कर दिए हैं। हालांकि जो प्रशासन है, जहाँ का जो डॉक्टर प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन है, डॉक्टर श्रीवास्तव है यहाँ के सीएमओ और डॉक्टर प्राचार्य हैं डॉक्टर प्रसाद गुप्ता, इन्होंने पूरा हाई अलर्ट मोड पर पूरे हॉस्पिटल को, मेडिकल कॉलेज को रखा है। यहाँ पर जो छोटी मोटी बीमारियों से जो पेशेंट भर्ती थे उनको यहाँ से छुट्टी दे दी गई है, क्योंकि यहाँ के जो बेड हैं उनको पूरी तरह से रिजर्व किया जा रहा है कि कहीं न कहीं जो आगरा, जो अलीगढ़ से और एटा से, हाथरस से जो पेशेंट आए तो कहीं न कहीं उन्हें उपचार पूरी तरह से। तो अभी यानी जेपी, एक बात ये समझ में आ रही है कि अभी भी इस बात की आशंका है कि और लोग आ सकते हैं, और घायल आ सकते हैं, गंभीर अवस्था के और लोग आ सकते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, मैं बताता चलूं, मेडिकल कॉलेज है जो आगरा में, वो शहर के बीचों बीच स्थित है और यहाँ से जैसे ही आगरा में एंट्री होती है, तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल है जो हजारों की संख्या में, हो सकता है कि जो उधर हाथरस से तो जो जहाँ एंट्री होती है आगरा की, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भर्ती कर दिए गए हो। हालांकि जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एक ही महिला जो मृतक थी, उसकी बॉडी आई हुई है और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी मरीज अभी तक नहीं आया है, न घायल और न मृतक। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने पूरा यहाँ पर जो पैरामेडिकल्स है, डॉक्टर की टीम है, पूरी अलर्ट मोड पर है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था के लिए पुलिस दल भी तैनात कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ पर अव्यवस्था मौजूद ना रहे और जो घायल आए उनका समुचित इलाज मिले। जी, आप बने रहें। अनुज के पास चलते हैं। अनुज लखनऊ में मौजूद हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी लखनऊ है क्योंकि सारी जानकारियां या जांच की रिपोर्ट्स जो हैं यहाँ पर जा रही हैं। तो अनुज, क्या अपडेट अभी तक आ पाया? और सभी के जहन में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इस आंकड़े की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं और क्या क्या व्यवस्थाओं के बारे में जानकारियां पहुंच चुकी है कि क्या सभी घायलों को इलाज मिल रहा है? ये सुनिश्चित हो गया? रेस्क्यू और रेस्क्यू का जो काम था वो कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है? बिल्कुल प्रवीण जी, जो अभी पहले लेटेस्ट अपडेट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से टेलीफोन पे बात की है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एनडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया है। और दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद कड़े निर्देश दिए हैं कि घटना का दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं, कठोर कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ जो 3 मंत्री भेजे गए, असीम अरुण, संदीप सिंह, लक्ष्मी सिंह, और लगातार डीजीपी के संपर्क में है और मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं मुख्यमंत्री, यानी अब इस वक्त। और दूसरी बात मैं बताऊं कि इस वक्त खबर जी जो अभी जो भगदड़ थी, ऐसे में जो भगदड़ मची है तो बताया जा रहा है कि जो बाबा के पैरों की जो मिट्टी थी उस लेने की वजह से भगदड़ मरी और ये घटना इतना बड़ा प्रारूप ले लिया, भयावह घटना होगी। दूसरी ओर अभी तक बाबा फरार है और उसने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर बाबा के ने कोई गलती नहीं करी या कोई उनके तरफ से जो सेना है, जो बता दें सेवादार जो है, यानी उनकी प्राइवेट जो आर्मी है, जो व्हाइट कपड़ों में कमीज पे आपको साफ तौर पर विजुअल पर दिख रहे थे, तो उसने वहां की तरफ से कोई भी जो प्रवक्ता होता है जो स्टेटमेंट जारी करता है, तो फिलहाल अभी बाबा
फरार है, यानी बाबा नारायण हरि फरार हैं और हादसे के बाद से अब तक बाबा का कोई बयान नहीं आया, ये भी सवालों के घेरे पे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से बात कर चुके हैं, ये भी लेटेस्ट अपडेट है। और दूसरी ओर एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि जब घटना हुई उसके बाद जो जिला अस्पताल थे वहां पे जूनियर डॉक्टरों की टीम थी, जहां पे समुचित इलाज नहीं मिल पाया, जिसके अभाव में काफी लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद कुछ घंटों बाद बताया जा रहा है कि सीएमओ पहुंचे, फिर इलाज समुचित किया गया, पर इलाज के अभाव में काफी लोगों की संख्या में वहां पे मौत हो गई और घायलों का फिलहाल तो इलाज चली रहा। जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, पर इसमें बाबा फरार होने के बाद बाबा का बयान ना सबसे बड़े सवालों के घेरे में। दूसरी ओर एक और खबर आ रही है कि बाबा इससे पहले जेल जा चुके हैं और जेल से छूटने के बाद उन्होंने वीआरएस लिया था और एक बताया जा रहा है कि बलात्कार के मुकदमे लिखे जाने के बाद हेड कांस्टेबल यानी इनका नाम पहले सूरज पाल था, पुलिस विभाग ने इसे बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद ये अध्यात्मक दुनिया में आए, बाबा बने, पर इनसे पहले इनका आपराधिक किस्सा भी है, ये जेल जा चुके हैं। और जेल किस काम में गए थे? बलात्कार के केस में, जिसके बाद उनका नाम पहले हरिनारायण से सूरजपाल था। तो ये कुछ ऐसी भी खबरें जो निकल के आ रही हैं जहां पे बाबा की हिस्ट्री के बारे में लोग पता कर रहे हैं कि आखिर बाबा की इतनी फैन फॉलोइंग क्यों है, इतने अनुयायी क्यों है, बाबा ये कहाँ थे, कैसे क्या था। अगला कार्यक्रम ये बताया जा रहा है कि इसके बाद आगरा की ओर था, 4 से 11 जुलाई के बीच में कार्यक्रम रखा गया था। यानी कुल मिला के जो आज हाथरस जिस तरह बड़ी घटना हुई है और उसको लेकर पूरा देश गमगीन है, पॉलिटिशियन से लेकर सभी लोगों ने दुख व्यक्त किया है, पर इसके पीछे प्रशासन की घोर लापरवाही है और इसके पीछे जिला प्रशासन यानी अस्पताल की घोर लापरवाही है और वहां के जो सेवादार थे जिनकी प्राइवेट आर्मी है यानी बाबा की, उनका भी मिसमैनेजमेंट था। यानी अब जो लोग खबर बता रहे हैं कि बाबा के निकलने के बाद काफी लोग बाद जो पैरों की दिल होती है, आमतौर पर जो श्रद्धालु होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, तो वो भगदड़ की वजह थी और गर्मी और उमस तो है ही है। पर इन तमाम चीजों को जो जांच रिपोर्ट 24 घंटे बाद आएगी तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जांच की जो रिपोर्ट होगी भारत एक्सप्रेस दिखाएगा। जी जेपी, क्योंकि आप आगरा में हैं और जितना मैं जान पाया कासगंज के स्थानीय पत्रकारों से भी हमने बातचीत की और उसमें पता लगा कि ये जो बाबा हैं 16-17 साल पहले पुलिस की नौकरी में थे। उसके बाद में हालांकि अनुज ने अभी जो जानकारियां रखी हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी बहुत सारी आती रहेंगी, इनकी पुष्टि और इनकी जानकारियों के लिए थोड़ा और औपचारिक तौर पर हमें इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ये जो बाबा हैं इनके विषय में आपके पास कितनी जानकारियाँ हैं और किस तरह का इनका ये धीरे धीरे इतनी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, किस तरह का काम था, इनकी पर्सनल आर्मी या वॉलंटियर्स के बारे में बात आ रही है, थोड़ा सा बताएं अगर आपको कुछ जानकारी हो, क्योंकि आगरा, कासगंज और आसपास के क्षेत्रों में इनके बड़े कार्यक्रम हुए हैं। जिस तरह से भोले बाबा यहाँ पर एक बड़े बाबा के नाम से प्रसिद्ध है और इनके अनुयायी जो पुरुष जो होते हैं वो कम है और महिलाएं जो भक्त हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। अगर इनका जो प्रत्येक सोमवार से लेकर इनका मंगलवार तक जो इनका जो सत्संग होता है उसमें जो प्रतीकात्मक इनका फोटो लगाकर इनको रख दिया जाता है। इनकी प्रतीकात्मक जेपी आप बने रहे मेरे साथ। मैं इस वक्त गंगा आरती की तस्वीरें भी दिखा रहा हूं दर्शकों को, जहां श्रद्धांजलि दी गई है मृतकों को। हमारे उत्तर प्रदेश के हाथरस मृत्यु हो गई है, उन्हें मां गंगा अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। तो 2 मिनट के लिए हम सभी मौन धारण करके तो ये आप बनारस की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर गंगा आरती के दौरान यहाँ पर गंगा आरती में यहाँ भी बड़े तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि देश में आयोजन नहीं होते, धार्मिक स्थलों में बड़ी भीड़ होती है। बहुत सारे हमारे जितने ज्योतिर्लिंग हैं, शक्तिपीठ हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते। कुछ मौके आए हैं ऐसे, वैष्णो देवी में जैसे हुआ है, सबरीमाला में हुआ है, ऐसे कई जगहों पर हुआ। नवरात्रि जैसा कोई विशेष आयोजन होता है जब अनुमान से ज़्यादा और जो अनकंट्रोलेबल नंबर ऑफ भीड़ आ जाती है तो उस समय पर ऐसी दिक्कतें आती हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो कई बार पांडालों में या ऐसे स्थानीय कार्यक्रमों में भी ऐसे हालात बनते हैं। फिर इसमें कहाँ जानकारियाँ किस तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं, किस तरीके से लोगों की निकासी की व्यवस्था की गई है, किस तरीके से लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया, ये महत्वपूर्ण होता है। और ये नहीं कि कोई पहली बार कार्यक्रम हो रहा है, इनके भी कई कार्यक्रम हो चुके हैं और ऐसी कोई बड़ी घटना या ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा सामने नहीं आया। कई मौक़ों पर इस तरह की घटनाएं होती हैं और इससे ये स्पष्ट होता है कि कोई बड़ी चूक रही है। तो यहाँ पर ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है कि कार्यक्रम तो होते रहे, लेकिन इस बार
जो गड़बड़ी हुई है उसमें कोई बड़ी चूक हुई है। जेपी कुछ आप जानकारी दे रहे थे इनके जैसा मैंने बताया कि इनके कार्यक्रम पहले भी कई बार होते रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कोई बड़ी चूक हुई है और इसमें इनके जो सेवादार हैं, अनुज भी जिनका जिक्र कर रहे थे, कई जगह से बातें आ रही, इनकी पर्सनल आर्मी सेवादार, इनका बड़ा जिक्र आ रहा है। जी रोहित, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भोले बाबा का अगर सत्संग प्रायोजित है तो वहाँ पर जो सत्संग स्थल होता है वहाँ पर एक आध महीने से पहले तैयारियां शुरू कर दी जाती है। सबसे खास और सबसे अहम बात तो यह है कि इनके जो भक्त है, भोले बाबा के जो भक्त हैं, उसमें जो महिला है वो इनकी भक्त ज्यादा है और पुरुष है वो भक्त कहीं न कहीं उनकी संख्या कम है। तो महिलाएं जितनी भी होती हैं वो संगठित होकर इनके जहां सत्संग स्थल होता है वहां पर उसे साफ सफाई का और गोबर और मिट्टी से लीपने का कार्य करती है। जो आयोजक हैं सर, क्या उनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं? या भोले बाबा जो कहे जा रहे हैं उनके खिलाफ जो आयोजक हैं जिन्होंने परमिशन ली है उनके विरुद्ध FIR होगी, इन द सेंस कि जितने की परमिशन मांगी उससे ज़्यादा लोग आए हैं, ऐसी प्रथम दृष्टिया चीज़ें निकल के आई हैं। और क्योंकि ये जांच का विषय है, इसमें एक हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और जैसे जाँच में और चीज़ें आएंगी आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू। जिन जिन की भी यहाँ पे गलती पाई जाएगी उनके खिलाफ FIR होगी। इसमें परमिशन देने वाले, परमिशन लेने वाले, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर ये पूरी जांच पड़ताल होगी और क्योंकि विस्तृत जांच होनी है तो जांच के बाद ही इसके बारे में कोई जानकारी दी जाएगी। ये पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से अब जानकारी दी जा रही है। उससे पहले बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें ये आई हैं सामने, जिसमें हादसे में 120 लोगों की जान गई है अभी तक और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये लोग सत्संग में गए थे, सत्संग की वो तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि सत्संग में एक तरफ कुछ देर पहले ये लोग भजन कीर्तन कर रहे थे और कुछ ही देर बाद यहाँ का माहौल बदल गया। वो तस्वीरें आई मोबाइल के ज़रिए जिसमें सत्संग में ताली बजाते लोग दिख रहे हैं और उसके बाद में हमने देखा कि ये कलेक्टर से भी कई लोग मिले और नाराज़गी जताते दिखाई दिए। अनुज, ये कार्रवाई जो होगी इसमें क्या, अब हमने देखा कि पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं परमिशन लेने वाले, परमिशन देने वाले, ये सभी जांच के दायरे में आएंगे, विस्तृत जांच की जाएगी। तो इसमें स्थानीय प्रशासन को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है या कोई अभी तक कोई सस्पेंशन या किसी तरह का कोई एक्शन लिया गया हो? फिलहाल तो अभी इस तरह की कोई अभी खबर निकल के नहीं आई, क्योंकि माना जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो जांच होगी वो पूरी जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। क्योंकि कल खुद CM योगी आदित्यनाथ मौके पे जाएंगे, जायजा लेंगे घटनास्थल का, पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, कहाँ लापरवाही थी, कहाँ लापरवाही नहीं थी, इन सभी चीजों का आकलन किया जाएगा। पर सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद कड़े निर्देश दिए हैं कि दोषी कोई भी हो बचेगा नहीं। और इसीलिए सवालों घेरे में बाबा है कि बाबा फरार हो गए, तो अब तक बयान क्यों नहीं बाबा ने जाहिर किया? हालांकि आयोजनों के नाम दर्शाए गए हैं, आयोजक नाम के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अनुज, आपने ये जो बात कह रहे हैं बाबा फरार हो गए, तो क्या बाबा के पास कोई पूछताछ के लिए गया और बाबा नहीं मिले? ये मतलब ये किस तरह से खबर आ रही है कि बाबा फरार हैं या उनका कोई वेयर अबाउट नहीं मिल रहा? आप अगर फरार हैं, अगर बाबा को खुद पता है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है और उनके प्रोग्राम सत्संग में इस तरह की घटना हुई है, उसके बाद उनका खुद का बयान आना चाहिए था कि आखिर लापरवाही कहां से हुई है, किस मिस क्राउड मैनेजमेंट हुआ और कहां पे चूक हुई सुरक्षा व्यवस्था को लेकर या यातायात व्यवस्था को लेकर। तो ये तमाम पहलुओं को लेकर खुद सामने आना चाहिए था, खुद बयानबाजी करनी चाहिए थी। क्योंकि अब सोशल मीडिया से लेकर खबरों की मीडिया में भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर बाबा कहाँ है, बाबा कहाँ फरार हो गए। उनको सामने आकर अपना बयान बताना चाहिए कि आखिर असल वजह क्या थी, क्या प्रशासन की लापरवाही थी या खुद का मिस क्राउड मैनेजमेंट था। तो ये तमाम सवाल इर्द गिर्द घूम रहे हैं कि आखिर बाबा क्यों फरार है, बाबा ने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। दूसरी ओर आयोजकों के नाम पर भी अब मुकदमेबाजी शुरू होगी, प्रशासन कार्रवाई शुरू करेगा। पर फिलहाल जल्दबाजी कहना होगा कि कितने कितने लोगों का अभी FIR होगी। पर अभी तक जितनी मृतकों की सूची है फिलहाल भारत एक्सप्रेस में अपडेट कर दी गई है। दूसरी ओर बताया जाए कि पूरे मामले को लेकर मतलब गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CM योगी आदित्यनाथ से बात की। हाँ, इसका तो हम खैर सारी प्रतिक्रियाएं अनुज लगातार बता रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी है। अभी तक का एक अपडेट फटाफट आपको बता देता हूं। 120 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। इसमें अभी तक जो बात सामने आई है, क्राउड बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जो इनकी पर्सनल आर्मी या वॉलंटियर्स हैं उन्होंने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि बाबा का काफिला निकल रहा था। लोगों में बाहर निकलने के लिए होड़ मची, भगदड़ हुई और इसमें जो मारे गए हैं उनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं, बच्चे हैं। बड़ी दुखद घटना ये हाथरस में हुई है। इसकी जानकारी और इसकी पल पल का अपडेट भारत एक्सप्रेस पर जारी है।